इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत दिलचस्प दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं। नाम है इनर सीईओ। इनर सीईओ। हाँ, ये इस बारे में है कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी सिर्फ चलाएं ही नहीं, बल्कि उसके मालिक कैसे बने, ड्राइवर सीट पर कैसे बैठे। बिल्कुल, सिर्फ पैसेंजर बनकर ना रह जाएं। एग्जैक्टली। तो आज हमारी चर्चा का मकसद है अपनी जिंदगी का सीईओ होने का ये जो मूल विचार है, इसे समझना। और ये भी कि कैसे एक पर्सनल मिशन और विजन तय करना इस सफर का पहला, शायद सबसे जरूरी कदम है। हाँ, इसे अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाने, उसे सोच समझ कर डिजाइन करने की पहली सीढ़ी कह सकते हैं। सही बात है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस चलती जा रही है और हम उसमें सिर्फ एक सवारी हैं? हाँ, मुझे लगता है ये बहुत कॉमन फीलिंग है ना? स्टीफन आर कवी का वो फेमस कोट है, मैं अपनी परिस्थितियों का उत्पाद नहीं हूं, मैं अपने निर्णयों का उत्पाद हूं। बिल्कुल, बहुत पावरफुल बात है ये। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि उस ड्राइवर सीट पर असल में बैठा कैसे जाए, पहला कदम क्या है। तो इस इनर सीईओ वाले आइडिया का पहला कदम, दस्तावेज कहता है रैडिकल ओनरशिप। मतलब पूरी जिम्मेदारी लेना। रैडिकल ओनरशिप, हाँ। जैसे किसी कंपनी का सीईओ होता है ना, वो दिशा तय करता है, फैसले लेता है, नतीजों के लिए जिम्मेदार होता है। सही। ठीक वैसे ही हम अपनी जिंदगी के लिए। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? क्या ये वाकई मुमकिन है? हाँ, ये सुनने में जितना बड़ा है उतना ही पावरफुल भी है। और ये उस आम सोच के एकदम उलट है, जहां हमें लगता है कि भाई जिंदगी बस हमारे साथ हो रही है। हाँ, या किस्मत खराब है। बिल्कुल। या किस्मत में ये ही लिखा था। जैसा कि पूर्व नेवी सील और लेखक है जोको विलिंग, वो कहते हैं एक्सट्रीम ओनरशिप। एक्सट्रीम ओनरशिप। हाँ, मतलब अपनी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी लेना, दूसरों को दोष देना बंद करना, हालात को, किस्मत को। मतलब ये मेरी गलती नहीं है से हटके ये मेरी जिम्मेदारी है तक पहुंचना। एग्जैक्टली। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे संभाल लूंगा, ये वाला माइंडसेट। और यहीं से असल में सशक्तिकरण शुरू होता है, असली ताकत महसूस होती है। और ये सिर्फ बड़ी मुश्किलों के लिए नहीं है। स्रोत ये भी बताते हैं कि रोजमर्रा की छोटी छोटी झुंझलाहटों में भी अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं ना, अच्छा, हाँ, तो उससे भी मानसिक शांति बढ़ती है, क्योंकि आप वो कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन अगर ये इतना पावरफुल है, इतना अच्छा महसूस कराता है, तो फिर हम अक्सर इससे बचते क्यों हैं? ये जिम्मेदारी लेना इतना मुश्किल क्यों लगता है? कोई डर है क्या इसके पीछे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसके पीछे कई आम मानवीय कारण हैं जो स्रोत बताते हैं। सबसे बड़ा तो है फेलियर या आलोचना का डर। हाँ, लोग क्या कहेंगे वाला डर। बिल्कुल। अगर मैंने जिम्मेदारी ली और मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? फिर आता है आराम या आलस। देखिए, जिम्मेदारी लेने में मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। हाँ, वो तो है। और हमारा दिमाग अक्सर आसान रास्ता चुनना चाहता है। कई बार एक विक्टिम मेंटालिटी, पीड़ित मानसिकता भी होती है। मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। हाँ, मेरी किस्मत ही खराब है। कॉन्फिडेंस की कमी भी हो सकती है, या बस लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज से अभिभूत, मतलब ओवरवेल्म्ड महसूस करना। तो जिम्मेदारी से बचना असल में एक तरह की, क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है। बचाव की रणनीति। नतीजों के डर से। हाँ, अक्सर नतीजों के डर से ही पैदा होती है। और इस बचाव की रणनीति की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? कीमत काफी बड़ी हो सकती है। ठहराव, निराशा, जीवन में फंसा हुआ महसूस करना, स्टक फील करना। जब हम जिम्मेदारी से बचते हैं तो हम अनजाने में अपनी शक्ति, अपना कंट्रोल दूसरों को या परिस्थितियों को सौंप देते हैं। और अगर ये लंबे समय तक चले तो? हाँ, अगर ये पैटर्न लंबे समय तक चले तो स्रोत बताते हैं कि ये सीखी हुई लाचारी बन सकती है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस। इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे? हाँ, ये वो स्थिति है जहाँ इंसान ये मानने लगता है कि उसके पास कोई कंट्रोल है ही नहीं, चाहे असलियत कुछ और हो, वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। जैसे कोई बार बार फेल होने के बाद ये मान ले कि वो कभी सफल हो ही नहीं सकता, भले ही अब सफलता मुमकिन हो। अच्छा। तो ये सिर्फ बाहरी परिस्थितियों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सोच बदलने की बात है। अंदर से निष्क्रिय पीड़ित, मतलब किस्मत में यही है, से निकलकर सक्रिय सीईओ बनना। मेरे पास हमेशा विकल्प होते हैं, इस भूमिका में आना। हाँ, अंतर साफ है। परिस्थितियों को कोसने की बजाय स्थिति को समझना और समाधान खोजना, प्रॉब्लम पर अटकने की बजाय अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देना, किसी के आकर बचाने का इंतजार करने की बजाय खुद पहल करना, एकदम शक्तिहीन महसूस करने की बजाय सशक्त महसूस करना। वो कहावत है ना, जिम्मेदारी उठाने से शक्ति मिलती है। हाँ, सुनी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है,
स्रोत बताते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च भी यही दिखाती है। जिन लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मजबूत होता है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब जो लोग मानते हैं कि वे अपनी जिंदगी के नतीजों को खुद प्रभावित कर सकते हैं, वो ज्यादा सफल होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और ज्यादा खुश भी रहते हैं। अच्छा। जब आप जिम्मेदारी देते हैं तो आप असल में अपनी आजादी का दावा करते हैं, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। वाह, ये जिम्मेदारी लेने वाला आइडिया तो वाकई बहुत मजबूत है। तो मान लिया कि हमारा इनर सीईओ अब जाग गया है, स्टीयरिंग व्हील थामने को तैयार है। लेकिन सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पकड़ना काफी नहीं है ना? मंजिल का पता भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, डायरेक्शन चाहिए। यहीं पर शायद हमारे इनर सीईओ के लिए मिशन और विजन की भूमिका आती है, सही कहा? हाँ, बिल्कुल सही कहा। जैसे किसी भी कामयाब कंपनी को एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए, वैसे ही यू इंक यानी आपकी जिंदगी को भी एक मिशन और विजन की जरूरत होती है। यू इंक, अच्छा नाम है। हाँ, तो मिशन है आपका उद्देश्य, आपके मूल सिद्धांत, आपकी कंपनी यानी यू इंक का दिल। ये बताता है कि आप क्यों मौजूद हैं। क्यों? हाँ, वाई। और विजन वो भविष्य है जिसे आप बनाना चाहते हैं, आपका नॉर्थ स्टार। ये बताता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर। तो इन्हें सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया के भारी भरकम शब्द नहीं समझना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भूल ना करें। ये असल में जीवन में दिशा और सफलता पाने के लिए बुनियादी स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं। इनके बिना जीना तो ऐसा है जैसे कोई कप्तान बिना कंपास या नक्शे के समुंदर में जहाज लेकर निकल पड़े। ये आंतरिक कंपास वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। क्या ये मिशन वाकई रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में भी मदद करता है, या ये सिर्फ बड़े लाइफ गोल्स के लिए है? नहीं, ये दोनों में मदद करता है। मिशन एक आंतरिक कंपास की तरह काम करता है। जब आप किसी मुश्किल फैसले का सामना करते हैं या जब आपको लगता है आप रास्ता भटक रहे हैं, तो आपका मिशन आपको सही दिशा दिखाता है। यह आपको रोजमर्रा की भागदौड़ में भी मोटिवेशन देता है, याद दिलाता है कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। और इसका सेहत पर भी असर होता है? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि रिसर्च भी ये कंफर्म करती है, जीवन में एक क्लियर पर्पस होने से न सिर्फ मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, अच्छा, बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। जिनका जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है उनमें स्ट्रेस लेवल कम पाया गया है और हृदय रोगों से मौत का खतरा भी कम होता है। शायद इसलिए कि उद्देश्य होने से मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है। बिल्कुल, शायद यही वजह है। आपको पता होता है कि ये मुश्किलें क्यों झेलनी हैं। और शायद ये अवसरों और चुनौतियों के लिए एक फिल्टर का काम भी चाहता है, जैसे किसे हाँ कहना है, किसे ना। हाँ, बिल्कुल। जब आपका मिशन क्लियर होता है तो आप उन मौकों को पहचान पाते हैं और उन्हें हाँ कह पाते हैं जो आपके वैल्यूज और उद्देश्य से मेल खाते हैं। और उन चीजों को ना कह पाते हैं जो भटकाती हैं। एग्जैक्टली। चाहे वो कितनी भी आकर्षक क्यों ना लग रही हो, आप कॉन्फिडेंस से ना कह पाते हैं। स्टीफन कवी ने कहा था ना, जब हम वास्तव में जानते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है तो हमारा जीवन कितना अलग होता है। ये वही बात है। स्रोत में प्रिया का एक केस स्टडी भी दिया गया था, है ना? क्या आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, कैसे मिशन ने उसकी मदद की? हाँ, प्रिया का केस स्टडी है। वो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी, अपने काम से थोड़ी ऊब चुकी थी, करियर में कोई डायरेक्शन दिख ही नहीं रहा था। कई लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। बिल्कुल। तो उसने कुछ समय निकाला, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया और अपना पर्सनल मिशन तय किया। दूसरों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित और सशक्त करना, साथ ही खुद भी लगातार सीखते और बढ़ते रहना। ओके, ये क्लैरिटी उसके लिए गेम चेंजर साबित हुई। इसके बाद जब उसे एक बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी का ऑफर मिला, मैनेजमेंट रोल था, पर उसके नए मिशन से, यानी दूसरों को सीधे तौर पर सशक्त करने, उससे वो मेल नहीं खाती थी। तो उसने क्या किया? उसने उसे ठुकराने का मुश्किल फैसला लिया। इसके बजाय उसने अपनी ही कंपनी में मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किए और आखिरकार ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की फील्ड में चली गई। और वो वहां खुश थी? हाँ, वहां वो न सिर्फ ज्यादा खुश थी, बल्कि उसे अपने काम में गहरा मतलब भी मिला और वो सफल भी हुई। उसके मिशन ने उसे सही रास्ता दिखाया। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अगर किसी को अपना मिशन तय करना हो तो शुरुआत कहाँ से करे? ये कोई बहुत बड़ा भारी काम लगता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन शुरुआत सेल्फ रिफ्लेक्शन से होती है, आत्मचिंतन। स्रोत कुछ गहरे सवाल सुझाते हैं जिन पर विचार करना चाहिए। जैसे कि? जैसे आपके कोर वैल्यूज क्या हैं, मतलब आपके लिए जीवन में सबसे जरूरी सिद्धांत क्या हैं? ईमानदारी, क्रिएटिविटी, करुणा, सीखना, आजादी। आपको किस काम में पैशन महसूस होता है? कौन सी एक्टिविटीज करते हुए आप समय भूल जाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है?
आपकी नेचुरल ताकतें क्या हैं, आपकी प्रतिभाएं, आप किन चीज़ों में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं, और आप दुनिया पर या अपने आसपास के लोगों पर किस तरह का पॉजिटिव असर डालना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढना। हाँ, इन सवालों के जवाब आपको आपके मिशन के करीब ले जाएंगे। मैंने इकिगाई के बारे में भी सुना है। क्या वो कॉन्सेप्ट भी इसमें मदद कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है होने का कारण या सुबह बिस्तर से उठने की वजह। अच्छा। ये 4 चीज़ों के इंटरसेक्शन पर पाया जाता है। वो जो आप प्यार करते हैं, वो जिसमें आप अच्छे हैं, दुनिया को जिसकी ज़रूरत है और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। चारों का संगम। हाँ, स्रोत बताते हैं कि आप इन चारों के लिए अपने विचार लिखकर उनके बीच का ओवरलैप ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। खासकर पहले 3 प्यार, स्किल और ज़रूरत, ये आपके पर्सनल मिशन को डिफाइन करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? आमतौर पर वो संक्षिप्त हो, आपके कोर वैल्यूज पर आधारित हो, इंस्पायरिंग हो और आपके फैसलों को गाइड करने वाला हो। इसे बहुत भव्य या दुनिया बदलने वाला होने की जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं। ये बस आपके दिल की बात होनी चाहिए। ठीक है, तो मिशन हुआ क्यों और कैसे। अब आते हैं कहाँ पर विजन, ये मिशन से कैसे अलग है? अगर मिशन आपका कंपास है तो विजन आपकी मंजिल है, डेस्टिनेशन। अच्छा। विजन आपके सपनों के भविष्य की एक क्लियर, जीती जागती तस्वीर है। ये वो जगह है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं, वो जिंदगी जो आप जीना चाहते हैं। इसके लिए कल्पना करनी होगी। हाँ, इमेजिनेशन की जरूरत है। आज से 5, 10 या 20 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? सफलता आपके लिए पर्सनली कैसी दिखती है? इसे जितना हो सके उतना विविड, उतना साफ बनाएं, जैसे आप भविष्य की एक तस्वीर पेंट कर रहे हो। कोई उदाहरण? जैसे, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और दुनिया घूम रहा हूं, या मैं एक कामयाब लेखक कलाकार हूं जिसका काम लोगों को प्रेरित करता है, या मैं अपने परिवार के साथ एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहा हूं। विजन तय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ जरूरी बातें हैं। पहला, आपका विजन आपके मिशन और वैल्यूज के साथ अलाइंड होना चाहिए, पूरी तरह से। अगर आपका मिशन दूसरों की मदद करना है तो आपका विजन सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं हो सकता। सही। दूसरा, ये एम्बिशियस होना चाहिए, ऐसा जो आपको एक्साइट करे, आपको अपनी लिमिट से आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे, लेकिन साथ ही रियलिस्टिक भी हो। ऐसा ना हो कि आप इसे नामुमकिन मानकर छोड़ दें। स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प और पावरफुल टिप देते हैं। अपने विजन को प्रेजेंट टेंस में लिखें। प्रेजेंट टेंस में, जैसे वो अभी हो रहा हो। हाँ, बिल्कुल। जैसे, मैं अपना पहला मैराथन पूरा करके जश्न मना रहा हूं। ऐसा करने से ये दिमाग के लिए ज्यादा रियल और अचीवेबल महसूस होता है। ये तो बढ़िया टिप है। एक और यूजफुल टूल जिसका जिक्र है वो है विजन बोर्ड बनाना। हाँ, सुना इसके बारे में, तस्वीरें लगाना वगैरह। हाँ, आप ऐसी तस्वीरें, शब्द, कोटेशंस इकट्ठा करते हैं जो आपके सपनों के भविष्य को दर्शाते हैं और उसे कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहां आप उसे रोज देख सकें। विजुअलाइजेशन में मदद मिलती है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है विजन को लेके? सबसे जरूरी बात, जैसा कि स्रोत बार बार जोर देते हैं, वो ये है कि ये आपका अपना सपना होना चाहिए, आपका ऑथेंटिक सपना, न कि समाज, परिवार या दोस्तों की उम्मीदों का आईना। मतलब अगर किसी का सपना एक छोटी सी किताबों की दुकान खोलना है तो वही उसका विजन है, भले ही कोई और सोचे कि उसे बड़ा कॉर्पोरेट लीडर बनना चाहिए। ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता यहां सबसे जरूरी है। और इन दोनों मिशन और विजन का तालमेल कितना जरूरी है? क्या ये अलग अलग काम कर सकते हैं? तालमेल, अलाइनमेंट बेहद जरूरी है। मिशन आपका क्यों और कैसे, और विजन आपका कहां, एक साथ मिलकर काम करते हैं। कैसे? मिशन आपके रोजमर्रा के फैसलों और कामों को गाइड करता है, आपको ट्रैक पे रखता है। विजन आपको लॉन्ग टर्म मोटिवेशन देता है, आगे बढ़ने की एनर्जी देता है, खासकर तब जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं। अच्छा। जब ये दोनों अलाइंड होते हैं तो ये प्रोग्रेस और संतुष्टि का एक पावरफुल साइकिल बनाते हैं। आपको ना सिर्फ ये पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं विजन, बल्कि ये भी पता होता है कि ये सफर सार्थक क्यों है, मिशन। और ये तालमेल मुश्किल समय में कैसे मदद करता है? सोचिए कि आप एक तूफानी समंदर में हैं। अगर आपको पता है कि आप किस बंदरगाह की ओर जा रहे हैं, विजन, और आपको ये भी पता है कि उस बंदरगाह तक पहुंचना आपके लिए क्यों जरूरी है, मिशन, तो हिम्मत बनी रहती है। हाँ, तो आप लहरों का सामना ज्यादा हिम्मत और दृढ़ता से कर पाएंगे। बिल्कुल। आपको पता होगा कि ये मुश्किलें अस्थायी हैं और आपकी मंजिल इसके लायक है। ये क्लैरिटी आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रखती है। लेकिन एक डर जो शायद कई लोगों को हो सकता है, क्या होगा अगर मैंने गलत मिशन या विजन चुन लिया?
या अगर मेरे लक्ष्य बदल गए तो? हाँ, ये बहुत नेचुरल चिंता है। और यहाँ स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि आपका मिशन और विजन पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, ये बदल सकते हैं? बिल्कुल। जैसे जैसे आप जीवन में अनुभव लेते हैं, सीखते हैं, इवॉल्व होते हैं, वैसे वैसे आपके वैल्यूज, आपकी प्राथमिकताएं, आपके सपने भी बदल सकते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये नहीं है कि आप पहली बार में ही परफेक्ट मिशन या विजन चुन लें। जरूरी है कि आप जानबूझकर, सोच समझकर एक दिशा के साथ जिएं, इंटेंशन के साथ, बजाय इसके कि आप जीवन को बस अपने साथ होने दें। जरूरत पड़ने पर आप हमेशा अपने मिशन और विजन को रिफाइन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मुख्य बात है इरादे के साथ जीना। वो हिंदी कहावत है ना, जहां चाह वहां राह। हाँ। आपका मिशन आपकी चाह को डिफाइन करता है और आपका विजन उस राह को रोशन करने में मदद करता है। वाह, बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या मुख्य बातें सीखी? पहली और सबसे अहम बात, अपनी जिंदगी के सीईओ बने। हाँ, ड्राइविंग सीट पर बैठें। और पूरी जिम्मेदारी लें, रैडिकल ओनरशिप। दूसरा, अपने पर्सनल मिशन, आपका उद्देश्य, आपके मूल्य और विजन, आपका भविष्य का सपना को क्लियरली डिफाइन करें। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी जीवन यात्रा के लिए पावरफुल गाइड्स हैं। ये आपको क्लैरिटी, शक्ति और डायरेक्शन देंगे। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद लोग बाद में सोच सकें। हाँ, जरूर। अगर आज आपकी यू इंक की पहली बोर्ड मीटिंग होती और एजेंडा होता मिशन अलाइनमेंट रिव्यू, अच्छा, तो आप पिछले एक हफ्ते के अपने कामों को देखें। कौन सा एक छोटा सा काम या फैसला ऐसा था जो वाकई आपके घोषित कोर मिशन को दिखाता है, और कौन सा शायद नहीं। ये इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। हाँ, ये छोटा सा अभ्यास क्या उजागर करता है? क्या आप वाकई अपने इनर सीईओ के कहे अनुसार चल रहे हैं? इस पर सोचना आपको अपनी मौजूदा हालत और अपने बताए हुए मूल्यों के बीच के गैप या अलाइनमेंट को समझने में मदद कर सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट। इस विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया, धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातचीत सभी सुनने वालों को अपने इनर सीईओ को जगाने और अपनी जिंदगी को और ज्यादा सोच समझकर डिजाइन करने के लिए प्रेरित